साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का जो अगला क्लास है जो हम लोग लेके आए हैं। आप लोग का जो है क्लास रेगुलर चलते रहता है सामाजिक विज्ञान का, और भी क्लासेस जो है आते रहती है। तो इसका जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है हम लोग लेके आए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। पहला सवाल जो पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है 1929 लाहौर, या 1933 कलकत्ता, या 1931 कराची, 1924 बेलगाम। तो बात कर लेते हैं इस सवाल का सही आंसर के बारे में। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आपको बता दें कि 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 का, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और अगर इस अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। बात कर लेते हैं यहाँ पे बेलगाम अधिवेशन के बारे में। तो पहली बार जो महात्मा गांधी जो है पहली बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो बने थे बेलगाम में, यानी 1924 में जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र बार जो है अध्यक्ष बने थे बेलगाम में 1924 में। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। तो बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, या चंपारण। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा बारदोली। बारदोली में क्या हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। बात कर लेते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में। तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में। हाँ, कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था, और गुजरात के बारदोली में हुआ था ये आंदोलन। ठीक है, 1928 में। और यहीं पे जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बात कर लेते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो ये चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, और यही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा की उपाधि जो है यही चंपारण सत्याग्रह में दिया गया था महात्मा गांधी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कई सवाल बन सकते हैं। तो आप जो है इन पॉइंट्स को आप लोग क्या कीजिए, ब्रीफ में यानी संक्षिप्त में आप लोग भी नोट करते चलिए, ताकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रिवीजन करने में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है। शोषण का मतलब होता है जुल्म सितम। तो पूंजीपति वर्ग जो है वो किन पर शोषण करते हैं? पहला ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग, तीसरा है कृषक वर्ग, और चौथा है जो है सभी वर्ग। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सभी वर्ग, यानी पूंजीपति लोग जो हैं वो सभी वर्गों पर क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने कुरान, गीता, हदीस, या बाइबिल। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा बाइबिल। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं छपाई के बारे में। तो छपाई को मुद्रण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रण। और मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। मुद्रण की शुरुआत सर्वप्रथम चीन से हुई थी, और गुटेनबर्ग जो है इसी को जो है मुद्रण का आविष्कारक कहा जाता है, यानी इन्होंने ही मुद्रण की शुरुआत की थी। और पहला जो किताब जो छापा था वो कौन था? बाइबिल था। बाइबिल, जो कि आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल में पूछा गया है कि संविधान की धारा 21 संबंधित है। संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या मृदा संरक्षण से, या जल संसाधन संरक्षण से, या खनिज संपदा संरक्षण से। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 21 जो है इसमें संरक्षण से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं, यानी हम लोगों को जो है प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। हालांकि अनुच्छेद 21 जो है ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। वहीं अगर 21 को की बात करें, अनुच्छेद 21 को की बात करें, तो इसमें हमें क्या शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार 21 के को में दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार जो है वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। मौलिक अधिकार 6 होते हैं, और संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि वर्ष 1975 ईस्वी जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 1975 किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा देश में आपातकाल लागू हुआ था। 1975 की बात करें तो इस समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन इसी समय क्या हुआ था 1975 में जो है आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल, ठीक है।
आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। कितने बार लग चुका है? 3 बार। एक 1962 के चीन और भारत युद्ध में लगा था, एक 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में लगा था, और एक 1975 ईस्वी में लगा, जैसा कि हम लोग इस सवाल में देख सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही आंसर देखें तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब जो गलत सवाल है उसे हमें छांट देना है। तो देखिए नर्मदा नदी, आप लोगों को पता होगा कि नर्मदा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। अमरकंटक एक जगह है, वहीं से जो है इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अमरकंटक से ही क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिहार में तो होगा नहीं, बिहार में ये नदी बहती नहीं है नर्मदा नदी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये ज़्यादा ही दक्षिणी राज्य हो गया, तो इसमें भी नर्मदा नदी नहीं बहती है। पश्चिम बंगाल में भी नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है बिहार से सटा हुआ है, तो इसमें भी ये नदी नहीं है। तो इस नदी का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यानी सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसे होगा, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण सरकार को, या न्यायपालिका, या संविधान, या राजनीतिक दल? तो आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दलों को। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? तो बात कर लेते हैं हम लोग दल बदल कानून के बारे में। तो दल बदल कानून क्या होता है कि जब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, किसको वोट दिया? कांग्रेस को वोट दिया, और कांग्रेस की जो है कांग्रेस पार्टी के कोई सदस्य जो है वो क्या कर लेते हैं? बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे जो जनता का आत्मविश्वास है वो खत्म हो जाता है। यानी हमारे जो कैंडिडेट हैं वो पार्टी का चयन कर लेते हैं, यानी पार्टी बदल देते हैं। तो पार्टी बदलना यानी दल बदलना जो है यही दल बदल कानून कहलाता है। तो इसी दल बदल को रोकने के लिए ही दल बदल कानून लाया गया था। 1990 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1990 ईस्वी में दल बदल कानून लाया गया था, और ये जो लागू होता है वो होता है सांसदों और विधायकों पर। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन, जिसको हम लोग जदयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जदयू। तो ऑप्शन में है 1992 या 1999, 2003 या 2004। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 2003। यानी जदयू पार्टी का गठन 2003 में हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। वहीं बीजेपी पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका गठन कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है कि पटना, दूसरा गया है, तीसरा शिवहर है, और चौथा है नालंदा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा हमारी राजधानी पटना। पटना जो है वो प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है। और जनसंख्या घनत्व के बारे में भी अगर देखें, जनसंख्या के मामले में, तो पटना जो है वो सबसे आगे है। तो प्रति व्यक्ति आय में भी कौन आगे है? पटना आगे है। और पटना के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें सवाल पूछा जाता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये भी कहाँ होगा? पटना हो जाएगा। ये भी जो है पटना हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी आरबीआई को ही क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका जो स्थापना हुआ था, रिजर्व बैंक का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को क्या हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं।
अगला सवाल है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। व्यावसायिक बैंकों को हम लोग कॉमर्शियल बैंक के नाम से भी जानते हैं। कॉमर्शियल बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आपको बता दें कि व्यावसायिक बैंकों का 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ, 2 बार, एक बार और 2 बार। तो एक बार जो हुआ था वो हुआ था 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 14 का। और जब दूसरी बार हुआ था वो हुआ था 1980 ईस्वी में, और 1980 ईस्वी में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 को पहली बार हुआ था। चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। तो अगला सवाल है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च या 19 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। वहीं 22 अप्रैल की बात कर लेते हैं तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो दिवस है उसमें आता है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस। वहीं जो 8 मार्च है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो देखिए जहाँ पृथ्वी के अंदर जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। लेकिन इसके ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो केंद्र होता है, इसके ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो केंद्र होता है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकेंद्र हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में कि गुजरात में 2001 में जो है भयानक भूकंप आया था। ये भी सवाल पूछा जाता है, 2001 में आया था। वहीं अगर बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में जो है 1934 ईस्वी में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अभिव्यक्ति का अधिकार भी है। यानी कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उसमें अभिव्यक्ति का अधिकार भी है। क्या अधिकार है? अभिव्यक्ति, यानी खुल के बातचीत करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल में पूछा गया है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय के बारे में। मुख्यालय तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर में कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय या नरोत्तम सिंहानुक या कुआंग या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने क्या किया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था। बात कर लेते हैं अंकोर वाट के मंदिर के बारे में। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर है। और वहीं बात कर लेते हैं कि ये मंदिर है कहाँ पे। तो ये है कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कंबोडिया। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 ईस्वी में। कब? 1930 में दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि दांडी यात्रा के बारे में। तो दांडी यात्रा जो है वो कहाँ है? वो जो है साबरमती आश्रम, यानी कि अहमदाबाद से कहाँ तक? दांडी तक जो है, अहमदाबाद से दांडी तक एक यात्रा की गई थी। इस यात्रा में महात्मा गांधी जो है और भी बहुत सारे लोग थे शामिल। और महात्मा गांधी ने क्या किया था? दांडी पहुंच करके नमक कानून का विरोध किया था, खुद से नमक बनाया था। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा दांडी हो जाएगा, दांडी। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक है,
ये वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो इस तरह से जो हमारे 20 सवाल हैं वो पूरे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।